नमस्कार, कुशनार में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सचिन वर्मा। 19 अप्रैल 2026 को अक्षय तृतीया दिन के आसपास उत्तराखंड में ग्रीष्मकालीन चार धाम यात्रा शुरू हो जाती है, लिहाजा तैयारियां शुरू हो गई। इसे लेकर ऋषिकेश में उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे और आईजी राजीव स्वरूप के अलावा यात्रा से जुड़े जिलों के अधिकारी मौजूद रहे, जिसमें व्यवस्थाओं पर जोर दिया गया। उत्तराखंड में शीतकालीन चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। 1 से 15 जनवरी के बीच चार धामों के शीतकालीन प्रवास स्थलों पर 27,672 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं और इन सब के बीच ग्रीष्मकालीन चारधाम की तैयारी जोरों पर है। ऋषिकेश में हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें व्यवस्थाओं पर जोर दिया गया। बैठक पर विपक्ष का कहना है कि हर साल यात्रा से पहले ऐसी बैठकें की जाती हैं, लेकिन जब यात्रा शुरू होती है तो दावों की पोल खुल जाती है। तो चार धाम 2026 की क्या तैयारियां हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि ऋषिकेश में ग्रीष्मकालीन चार धाम यात्रा को लेकर बैठक, यात्रा से जुड़े जिलों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। 70 विभागों को मार्च तक सभी तैयारियां पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं। बद्रीनाथ धाम में सिंह द्वार के आगे मोबाइल कैमरा जो है वो प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा मोबाइल जमा कराए जाएंगे और सिंह द्वार से 100 मीटर पहले काउंटर बनाया जाएगा। तो मंदिर परिसर में रील बनाने और ब्लॉगिंग करने पर सख्त से सख्त पाबंदी लगाई गई है। चार धाम यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की बेहतर व्यवस्था की जाएगी। बिना पंजीकरण के किसी भी श्रद्धालु को दर्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी। दर्शन के लिए लंबी लाइनों को कम करने के लिए डिजिटल टोकन सिस्टम बनाया गया है। 154 एम्बुलेंस, 17 एडवांस लाइफ सपोर्ट हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस की सेवा, बीआरओ पीडब्ल्यूडी को सड़क सुधारने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जहां पर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखने की बात की जा रही है। सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए। अब आपको हम एक बयान सुनवाते हैं, जिसमें चार धाम यात्रा को लेकर जो बैठक हुई है उसको लेकर क्या तैयारी की गई है, क्या बैठक में बड़ी बड़ी बातें हुई हैं, क्या दावे किए जा रहे हैं, क्या सब कुछ वाकई में बेहतर तरीके से चल रहा है और ये किया भी जाएगा। बैठक को लेकर कारोबारी क्या कहते हैं, ये सुनना भी बहुत जरूरी है। अभी हम सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कह रहे हैं। हमें तो हमेशा उम्मीद है कि यात्रा चलेगी, पर काफ़ी प्रशासन जो है इस मामले में फेल हो जाता है। रूट डाइवर्ट किया जाता है, जिसमें यात्रियों को बहुत परेशानी करनी पड़ती है। यदि हम कहीं यात्रा पर जाएँ, जैसे हमें इस प्रकार की आपदा का सामना करना पड़ेगा, कई दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, रिस्ट्रिक्शन का सामना करना पड़ेगा, हमें बहुत दिक्कत। हम उसी यात्रा में दोबारा नहीं जाएंगे। हम चाहते हैं कि यात्रियों को सुगम यात्रा की जाए और यात्रा काल में किसी प्रकार की किसी को दिक्कत न हो। जो अतिथि आते हैं हमारे मेहमान होते हैं, हम उस मेहमानों का सम्मान हमको करना चाहिए। 2026 में उम्मीद तो बहुत अच्छी है, यात्रा बहुत अच्छी चलेगी, पर प्रशासन को इस मामले में बहुत आगे बहुत अच्छा सब कुछ करना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि यात्रा जो है 2024 से डाइवर्ट की जा रही है कुमाऊं की तरफ। चार धाम जो आदमी चार धाम यात्रा के लिए आया है उसको चार धाम यात्रा ही जाना चाहिए, न कि उसको अन्य जगह डाइवर्ट किया जाए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि लगभग 2 साल हो गए हैं जो परिवहन व्यवसाय बिल्कुल आपदा की कगार पर चल रहा है। 2 सालों से जो नीतियां बनी है, सरकार द्वारा जो नीतियां बनाई गई है कि यात्री होने के बावजूद भी परिवहन व्यवसायियों की जो बसें हैं वो यहीं पे यात्रा बस अड्डे पे ही खड़ी रहती है। चरम यात्रा काल मई और जून के बावजूद जहाँ यात्री हमारे पास है, लेकिन परिवहन नीतियों के कारण हमारी बसें यात्रा धामों पर नहीं जा पा रही है। उसका सबसे बड़ा कारण है रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था। सरकार द्वारा जो रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था करी गई है उसमें सुधार लाना अति आवश्यक है। अगर अगली बार की व्यवस्था के लिए भी सरकार रजिस्ट्रेशन पॉलिसी पर चेंज नहीं करती है और सुधार नहीं लाती है तो निश्चित तौर से आने वाला वर्ष भी आपदा की ही मार झेलेगा। तो सरकार को ये चाहिए कि परिवहन व्यवस्था को बढ़िया चलाने के लिए जो इनका रजिस्ट्रेशन पॉलिसी है उसमें सुधार लाए। तो चलिए, क्वेश्चनार में आज बात होगी कि चार धाम 2026 की तैयारियां तो चल रही हैं, लेकिन क्या वाकई में जमीनी स्तर पर इनमें कुछ सुधार पिछले वर्ष की तुलना में हुआ है? यही आज का मुद्दा बात करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सतीश चंद्र जी, बीजेपी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष सैनी जी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता, हमारे साथ हैं। दीपक रावत जी स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं, यूकेडी के प्रवक्ता हैं। राकेश मिश्रा जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं। उमा सिसोदिया जी, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता, भी हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है। शुरुआत राकेश मिश्रा जी, मैं आऊंगा आपके पास। आशीष सैनी जी से बात कर लेते सबसे पहले। आशीष जी, अब आप कह रहे हैं कि भाई चार धाम यात्रा तो शुरू हो रही है,
और अभी हमने आपके नेता को भी सुना, उन्होंने कहा कि हर साल बैठकें होती हैं, लेकिन बावजूद इसके जमीन पर चीजें उतरती हुई दिखाई नहीं देती। लेकिन सर ये बात माननी होगी कि पिछले साल से पिछले साल देखा जाए तो हर साल जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या फिर क्यों बढ़ रही है? आशीष जी। देखिए, दो अलग अलग सवाल आपने पूछे। नंबर एक, राज्य सरकार की द्वारा की जा रही व्यवस्थाएं, दूसरे श्रद्धालुओं की संख्या। देश में श्रद्धालुओं की संख्या और किसी भी तरह के व्यक्तियों की संख्या निश्चित रूप से बढ़ती हुई दिखाई देगी। देश की जनसंख्या भी बढ़ रही है, उसी के अनुक्रम में श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ेगी। और किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, चाहे शिक्षा में या हॉस्पिटल के मरीजों में या कहीं भी हम देखेंगे तो संख्या बढ़ रही है जी। बढ़ती हुई संख्या के अनुसार हमें अपनी व्यवस्थाएं भी करने की आवश्यकता है जी। और मुझे तो अच्छा लगा ये जानकर कि सरकार ने और उनके विभाग ने इस समय ही शुरुआत कर दी है, ताकि जब वो यात्राएं शुरू हों, द्वार खुले, तो उस वक्त कोई बड़ी दिक्कतें वहां पर ना आए। दो चीजें हैं जिन पर अभी मैं आपकी रिपोर्ट पढ़ रहा था, इसमें ध्यान दिया गया है। नंबर एक, पार्किंग की व्यवस्था। मेरी मानना है कि कम से कम हर 20, 25, 30 किलोमीटर के बाद पहाड़ी के जो राज्य है, पहाड़ी के जो क्षेत्र हैं, सड़कें हैं, उनमें पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए और एक जगह पर कम से कम भी 400 या 500 वाहनों की पार्किंग हो और वहां पर तमाम सुविधाएं दी जा सकती हैं, चाहे वो मेडिकल से जुड़ी हुई हो, चाहे आगे आने की जानकारी, पंजीकरण, ये सारे काम किए जा सकते हैं। तो ये ऐसे स्पॉट्स ढूंढे जाए जहाँ 400-500 गाड़ियों की पार्किंग हो और सरकार के सभी विभाग के प्रतिनिधि वहां मौजूद हो। ये आपको लगता है आशीष जी, जो विभाग के अधिकारी या भाई जो भी क्षेत्र के अधिकारी काम कर रहे हैं वो पर्याप्त नहीं है? आप ऐसा सुझाव दे रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन जो मौजूदा स्थिति आप उससे संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है? नहीं, इस मामले में मेरा ये मानना है कि यात्रा मार्ग पर जितनी आवश्यकता है उतने कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग के पास भी है, ठीक है, पुलिस विभाग के पास भी मौजूद है और यदि कहीं कोई आवश्यकता महसूस होती है तो आउटसोर्सिंग के माध्यम से प्राइवेट एजेंसियों से भी कई तरह की मदद दी जा सकती है। जैसे ठीक है, जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि यात्री जब आते हैं तो उनके साथ उनको रजिस्ट्रेशन करने और रजिस्ट्रेशन जो हम करने का काम कर रहे हैं, अभी मुझे ध्यान नहीं कि आपके चैनल पर ही शायद एक डिबेट थी जिसमें कहा गया था कि एक सॉफ्टवेयर लाया जा रहा है जो यात्रियों को मैनेज करने का काम पड़ेगा, काम करेगा जी। अब मुझे इस बहस में आज की जो बैठक में उस सॉफ्टवेयर की जानकारी नहीं मिल पाई। आशीष जी देखिए, आप तो बहुत बारीकी पे चीजों पर जा रहे हैं, मैं मोटे तौर पर पूछ रहा हूं, सरकार ने जो व्यवस्थाएं की हैं आप उससे सेटिस्फाइड हैं कि नहीं है, ये बता दीजिए बस। नहीं, मैं जिन मुद्दों पर सेटिस्फाइड नहीं हूं मैं उन्हीं का उल्लेख कर रहा हूं, बाकी मैं सेटिस्फाइड हूं। चलिए ठीक है, सही समय पर शुरू किया, लेकिन मैं कह रहा हूं वो जो सॉफ्टवेयर था जो आना था वो कहाँ गया है? चलिए ठीक है, दीपक रावत जी आपको क्या लगता है कि देखिए हम आंकड़े भी दिखा रहे हैं साल दर साल किस तरीके से जो श्रद्धालु हैं वो बढ़ रहे हैं हर साल और जो व्यवस्थाएं हैं उनमें भी सुधार हर वर्ष हो रहा है, तो आप स्वागत करेंगे इसका? निश्चित रूप से अगर यात्रा शुरू होने के इतने पूर्व इन्होंने चिंतन और मंथन शुरू कर दिया तो निश्चित स्वागत योग्य है। लेकिन सचिन जी, क्या शीतकालीन यात्रा भी चल रही है? मैं आपके माध्यम से पूछना चाह रहा हूँ, शीतकालीन यात्रा अभी चल रही है जब हम यहाँ बैठे हुए हैं? उसके आंकड़े तब तक आए ही नहीं है। उसके लिए तो प्रधानमंत्री ने भी पूरा जोर लगा रखा है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी जोर लगा रखा है। उसकी क्या स्थिति है? अगर उसकी स्थिति पता चल जाती तो शायद हम थोड़ा और हमें सहयोग हो जाता है इस बात में कि हम आने वाली ग्रीष्मकालीन जो यात्रा होगी सुचारू होगी। अब प्रश्न पहला। दूसरा, मुख्यमंत्री जी ने 2 साल पहले 4 धाम यात्रा प्राधिकरण की घोषणा करी थी जी, मुझे अच्छी तरह याद है। आप आंकड़े दिखा रहे हैं जी। मैं पूछना चाहता हूं वो 4 धाम यात्रा प्राधिकरण अस्तित्व में क्यों नहीं आया जी? ये जो सारी अव्यवस्थाओं को ही व्यवस्थाओं में बदलने के लिए स्वयं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 2 साल पहले, ये पहले 6 महीने 1 साल पुरानी बात नहीं कर रहा हूं सचिन जी, आप ही के चैनल में डिबेट में बात आई थी और तब इनके प्रवक्ता ने कहा था कि मुख्यमंत्री जी ने जो एक बार बोल दिया इसका अगले वर्ष ये यात्रा उसी प्राधिकरण के अंतर्गत होगी जी। ऐसा ही एक जुमला भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में दिया था। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मुख्यमंत्री थे जी, देव स्थापना बोर्ड की। क्या हुआ? सरकार चली गई उनकी, उनको मंत्री पद छोड़ना पड़ा, मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा जी। अब सवाल उठता है, जो वर्तमान में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री है, इन्होंने घोषणा करी 4 धाम यात्रा प्राधिकरण की, बिना इससे संबंधित जितने भी पंडित समाज हैं या जो हितकारी हैं उनसे चर्चा करे बगैर
स्वयं घोषणा करी। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और बड़े विनम्र होकर पूछना चाहता हूं, राजनीति नहीं करना चाहते हैं, जी बिल्कुल, क्या 2026 की यात्रा उस प्राधिकरण के अंतर्गत होने वाली है जिसकी घोषणा स्वयं हमारे वर्तमान के मुख्यमंत्री जी ने हो सकता है अभी जरूरत ना लग रही हो मुख्यमंत्री जी को। ये जो अस्तित्व में ही नहीं आया। मैं पूछना चाहता हूं, इन्हीं के प्रवक्ताओं ने इसी चैनल में गले फाड़ फाड़ के हमें जवाब दिया, मुख्यमंत्री ने कहा है अगले वर्ष की यात्रा जरूर होगी और अस्तित्व में आएगा। क्या कारण है, मैं पूछना चाहता हूं। चलिए, आज भी जो बैठक हुई है, आज भी जो बैठक हुई है प्राधिकरण के अंतर्गत नहीं हुई है जी। मैं पूछना चाहता हूं, यदि सुचारू व्यवस्था की बात आ रही है, जो यात्रा है उसको सुचारू रूप से चलाने की बात आ रही है, तो उसी के लिए तो प्राधिकरण बना था। ठीक है उमा जी, कारण है उमा जी, ठीक है, आपको क्या लगता है उमा जी कि जो सवाल दीपक जी उठा रहे हैं या फिर आशीष जी ने उठाए, इसमें कुछ आप सुझाव देना चाहेंगी? देखिए, बिल्कुल हमेशा कोई भी व्यवस्था में हमेशा एक इतना स्पेस जरूर बचता है कि हम उसमें सुझाव दे सकें और उसको और बेटर किया जा सके। जैसे भी अभी मेरे भाई ने बात करी प्राधिकरण की, तो वाकई में प्राधिकरण का बनाया जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बल्कि मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगी कि 4 धाम यात्रा को अगर एक अलग मंत्रालय में दिया जाए तो मुझे लगता है कि और बेटर तरीके से हम यात्रा कर पाएंगे। उसमें जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो हमारे पुलिस बल है, जो हमारे वाकई व्यवस्थापक हैं, उनकी अलग से देखिए 4 धाम यात्रा अब सिर्फ कुछ समय के लिए नहीं रह गई, अभी लगभग पूरा साल चलने वाली एक यात्रा हो चुकी है। इसमें शीतकालीन यात्राएं भी होती हैं, ऑल वेदर यात्रा हो जाए। आपदा का कुछ समय अगर हम लोग 1-2 महीने का छोड़ दें जिस समय लोग कम आते हैं, लेकिन लगातार पूरे साल भर यात्रा चलती है, तो सरकार को इसके लिए अलग से ही एक मंत्रालय बनाया चाहिए या प्राधिकरण बना देना चाहिए जिसके अंतर्गत ये यात्रा हो। मैं अभी आपकी बहुत सारी रिपोर्ट यहाँ पर देख रही थी, जो हमारे जो कमिश्नर साहब थे वो बहुत सारी चीजें बोल रहे थे, लेकिन एज ए महिला और एज ए मदर मैं बिल्कुल कहना चाहूंगी कि 4 धाम यात्रा में जो सबसे नेग्लेक्टेड पार्ट होता है, आपने सड़कें ठीक कर दी, आपने पुलिस वाले भी खड़े कर दिए, सब कुछ कर दिया, वहां पर जो खाना मिलता है क्या उसके ऊपर कोई मॉनिटरिंग है? क्या उसके ऊपर वो जो खाना है क्या वो सही वो तरीके से पकाया हुआ, मतलब जो हमारा फूड डिपार्टमेंट है, जो हमारे फूड इंस्पेक्टर है, क्या वो उस खाने की पूरी तरह से वहां पर देख रेख कर पा रहे हैं? क्योंकि इन यात्राओं में दुनिया भर का मिलावटी खाना, मिलावटी मावा, मिलावटी घी, मिलावटी तेल, ये सब यूज होता है, ये हम सब जानते हैं। तो मैं समझती हूँ कि इस मुद्दे पर सरकार को विशेष रूप से इस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए कि कोई भी मिलावटी पदार्थ। ठीक है मैम, आपने अपना विषय रख दिया। सतीश जी, मैं मिश्रा जी आपके पास भी आऊंगा। सतीश जी, आपको क्या लगता है कि जो सवाल उठ रहे हैं, चाहे उमा जी कह रही है कि भाई फूड को लेकर आपको ध्यान देना चाहिए, इसके अलावा शीतकालीन यात्रा का प्रश्न है कि शीतकालीन यात्रा चल रही है तो उसका क्या डेटा आपके पास है? 4 धाम यात्रा का जो प्राधिकरण बनाने की बात हुई थी, उस पर अभी सरकार का क्या स्टैंड है? क्या इस पर अलग से मंत्रालय बनाने की जरूरत भी है? सतीश जी, मैं कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड देवभूमि है और हमारा ये सौभाग्य है, परम सौभाग्य है कि जो 4 धाम हैं, जो सनातन धर्म के प्रतीक हैं और हिंदू आस्था के केंद्र हैं, वो 4 धाम हमारे प्रदेश में ही स्थित हैं और 4 धाम यात्रा हमारे प्रदेश की आर्थिकी की रीढ़ है और साथ में ये रोजगार भी प्रदान करती है और हमारे प्रदेश को आर्थिक तौर पे मजबूत करने का कार्य भी करती है 4 धाम यात्रा। मैं कहना चाहता हूँ कि विगत वर्षों में आपने देखा होगा कि जो डबल इंजन की सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में 4 धाम यात्रा का भी विकास हुआ है, इस प्रदेश का तो विकास हुआ ही है और 4 धाम जो यात्रा है उसका भी आपने देखा होगा कितना अच्छे ढंग से उसका कह सकते हैं कि प्रमोशन हुआ है या उसको प्रमोट जो करा गया है हमारे सरकार द्वारा, डबल इंजन की सरकार द्वारा। और वहाँ यात्री रूट, वहाँ पे सुविधाएं इतनी अच्छी करी गई हैं कि जो श्रद्धालु हैं वो हर साल बढ़ते जा रहे हैं, जो तीर्थ यात्री वो हर साल इतने ज्यादा आते हैं। सर, जो विपक्ष के सवाल हैं थोड़ा उनका भी जवाब दे दीजिए। मैं आ रहा हूँ सचिन भाई, मैं आ रहा हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, जो प्रशासन, शासन, सरकार, उन्होंने अभी 4 धाम यात्रा शुरू होने में भी काफी समय है, लेकिन अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी हैं, क्योंकि जो विगत वर्षों में जो तीर्थ यात्री इतनी बड़ी संख्या में आए थे तो उसमें कुछ सच में कुछ न कुछ कमियां रही होंगी, कमियां पाई भी गई होंगी। उन्हीं को दुरुस्त करने के लिए सरकार, शासन, प्रशासन अपने को चुस्तैदी के साथ, मुस्तैदी के साथ अभी से ही तैयार कर रहा है। सब प्राधिकरण पर आपका क्या कहना है जो दीपक जी पूछ रहे थे? मैं चाहता हूँ, मैं आ रहा हूँ सचिन भाई उसमें। पहले तो मैं आ रहा हूँ जो हमारे
बड़े भाई कांग्रेस के प्रवक्ता उन्होंने बोला कि एक सॉफ्टवेयर जो बात हो रही थी वो उनको जानकारी नहीं दी गई। मैं कहना चाहता हूँ थोड़ा सा सब्र रखिए, अभी तो पहली मीटिंग हुई है, अभी और भी मीटिंगें होंगी। चारधाम यात्रा शुरू होने में भी काफी समय है, उससे पहले पहले आपको इस सॉफ्टवेयर की भी जानकारी आपको पर्सनली रजिस्ट्री वो क्या बोलते हैं तार करके भेज दी जाएगी, तार करके दे दी जाएगी आपको कि उसमें ये सॉफ्टवेयर आ गया है करके। दूसरी बात जो आई कि अलग प्राधिकरण बनाने वाली बात, सचिन भाई देखिए जिस तरह से वहाँ पे जो हकूकधारी हैं, जो वहाँ पे जो जिम्मेदार लोग हैं, सबकी राय मशवरा करके इस पे कार्य करा जाएगा। और पूर्व में भी इस तरह की बातें हुई, लेकिन यही विपक्ष था जो आ जाता था कि किसी से बिना बात करे आप किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। तो इस चीज के लिए हमारी सरकार बहुत गंभीरता के साथ और बहुत संवेदनशील मुद्दा है ये, इस पे सभी हकूकधारी, सभी जितने जो वहाँ पे जिम्मेदार लोग हैं, जिम्मेदार पदों में बैठे हुए लोग हैं, सबसे बात करी जाएगी, सबसे आपसी सलाह करके ही उस चीज को आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है सतीश जी, मैं आऊंगा आपके पास। क्या लगता है राकेश जी, आपने तो सब कुछ सुन लिया, विपक्ष के सवाल भी हैं, सत्ता पक्ष के जवाब भी हैं, और ओवरऑल कोई उत्तराखंड से जुड़ा हुआ मसला नहीं है, ये सनातन धर्मियों की आस्था का मसला है, देश भर से विदेशों से लोग आते हैं। उस स्टैंड पर खड़ी है सरकार पिछले 2-3 वर्षों के बाद। ये तीर्थ यात्रा जो है ये पूरे विश्व की है, पूरे विश्व के हिंदू मतावलंबी लोग अपनी पौराणिक चीज़ को देखने आते हैं, उनकी श्रद्धा व्यक्त करने आते हैं, उनकी पूजा पाठ करने आते हैं। कोई भी सरकार हो, चाहे आज भाजपा की सरकार है, कल कांग्रेस की सरकार हो, यूपीडी की सरकार हो, कोई भी सरकार हो जी, उस सरकार का दायित्व तो बनता ही है। बहुत ज़्यादा दायित्व तो उत्तराखंड वासियों का भी बनता है कि जब वो यहाँ से जाएं तो एक संदेश लेके जाएं। जी, अभी तक यात्राओं में जो मुझे जितना मैं घूमा हूँ, कुछ विषयों को लेके मेरे मन में भी दुविधा रहती है। जैसे सीजन आते आते, जैसे यात्रा सीजन शुरू होता है जी, तो कोई मानक नहीं तय किया हुआ है कि हम कमरे कितने में देंगे, मनमाना रेट लोग ले रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। खाने का कोई रेट तय नहीं है, 1 के 4 दाम 4 दाम हो रहे। 50 रुपए का आलू का पराठा मिलता है, 60 रुपए 100 रुपए का आलू पराठा मिलता है, बिल्कुल है ना। भोजन की थाली 150 रुपए 200 रुपए मिलती है, तो और गुणवत्ता नहीं है। तो इन सब चीज़ों का भी संदेश ये इस पे सरकार बहुत अंकुश नहीं लगा पाएगी। सरकार का कोई प्रहरी हमेशा नहीं खड़ा रहेगा कि नहीं जी आपने ये 60 का पराठा क्यों बेचा। ये व्यक्ति के भीतर से निकलने वाली बात है जी। हमारी यात्राओं का फ्लो, सरकार का प्रयास हो या जनसंख्या इतनी बड़ी हो या सोशल मीडिया का प्रभाव हो या उनके भीतर वो भाव केदार, बाबा केदार, बाबा बद्रीनाथ, माँ गंगा और यमुनोत्री के लिए निकलता हो, वो हिंदुओं के भीतर बैठी हुई आस्था है। वो आस्था लेके जब आपके दरवाजे पे आते हैं तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम उनकी सरकार उनके चलने की व्यवस्था अच्छी कर सकती है, रहने की व्यवस्था अच्छी कर सकती है, लेकिन हम उत्तराखंड वासियों का कर्तव्य बनता है कि जो चीजें दें उसकी हम जायज कीमत लें। ये बहुत शिकायत है जी, ये छोटी मोटी शिकायत नहीं है। यहाँ से लौटने के बाद, तीर्थ यात्रा करने के बाद बोझ न लगे, पुनः आगमन की उनके मन में वो भाव पैदा हो, ये आवश्यक है। और जैसे कि अभी भाजपा के प्रवक्ता ने बताया कि ये हमारे राज्य के लिए सबसे बड़ी रेवेन्यू जनरेटर है, सबसे बड़ी रेवेन्यू जनरेटर एक तरीके से आप कह लो। और हम सब लोग मानते हैं कि यात्रा के दौरान पूरा प्रदेश के लिए एक आर्थिक रूप से भी ये सक्षम और बल बनाता है। हाँ। आप समझिए बात को जी। तो वो जरूरी है कि इसको एक मंत्रालय का स्वरूप दिया जाए। ठीक है राकेश जी, आप मंत्रालय की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, उमा जी जब लौटेंगे तो आपसे बातचीत करेंगे। और सवाल ये भी है, जो बात राकेश जी ने उठाई बहुत महत्वपूर्ण बात है। तमाम सवालों के साथ छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौट रहे हैं। 26 को लेकर सरकार की जो तैयारियां हैं वो जोरों पर चल रही हैं, लेकिन कुछ इसमें कह सकते हैं कि सुधार की आवश्यकता है, जिसके सजेशंस भी आ रहे हैं और जिन वायदों को किया गया था उन पर सवाल भी उठ रहे हैं। उमा जी, आप कुछ कह रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले। देखिए, चारधाम यात्रा हमारे पूरे विश्व के सभी हिंदुओं के लिए और सभी धर्मावलंबियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट यात्रा है। बहुत दूर दूर से, पूरे हिंदुस्तान से नहीं, पूरे वर्ल्ड से लोग यहाँ पर आते हैं। हमारे पास एक बहुत बेहतरीन मौका होता है कि हम उसमें इस यात्रा के दौरान हमारा जो खाना है, जो खान पान है उत्तराखंड का, विशेष रूप से उत्तराखंड का जो भी हम लोग जो खान पान हम कहते हैं, जिसको मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम इसको बढ़ावा दे रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा एक, मैं कहता हूँ एक बहुत बड़ा हमारे सामने प्लेटफॉर्म है कि हम अपने खान पान को, अपनी संस्कृति
संस्कृति को और अपने उत्पादों को हम लोग बढ़ावा दे सकते हैं। उसके लिए सरकार को देखिए सिर्फ सड़क ठीक कर दी या 150 वहाँ पे एम्बुलेंस लगा दी, इन सब से नहीं होगा। सरकार को वाकई में सोचना पड़ेगा कि हर 15 किलोमीटर, हर 20 किलोमीटर के पास आपके बाद आपको एक ऐसा जोन बनाना पड़ेगा जहाँ पे डॉक्टर्स अवेलेबल हो, जहाँ पर कम्युनिटी किचन हो, जिसमें कि लोग सस्ते से सस्ता खाना वहाँ पर खा सके और उत्तराखंड का खाना खा सके। मैं यात्रा में गई, वहाँ तंदूरी पराठे दिखाई दे रहे हैं। भाई तंदूरी पराठे देहरादून के रेस्टोरेंट में दिखेंगे कि यात्रा में दिखेंगे, वो भी उत्तराखंड की यात्रा में। या इडली सांभर, मैं किसी खाने का विरोध नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगी देश भर से लोग आते हैं ना, क्या पता किसको क्या खाना पसंद है। पराठे भी मिलेंगे, वड़ा पाव भी मिलेगा। लोकल खाना है वो बिल्कुल 100% नदारद होता है। ठीक है राकेश जी, आपको क्या लगता है? आलू का पराठा आपको हर जगह मिलेगा, क्या लेकिन सुधार हमारे होना चाहिए कोदा इसमें? खरौंदे की जो खीर है वो कहीं नहीं मिलेगी। क्योंकि धर्म और आस्था के नाम पर भी बहुत बड़ा खिलवाड़ लोगों से होता है, बहुत बड़ी लूट होती है उसके पर्दे के पीछे। कहूँगा सर तो बात बड़ी दूर तक जाएगी। आस्था हमारे दिल से जुड़ी हुई चीज है। अब जब हम किसी तीर्थ क्षेत्र में पहुंचते हैं, खासकर हम अपने हिंदू तीर्थ के क्षेत्र में, मुझे माफ करना, तब जब ये हमको पंडा पुरोहित मिलते हैं, हम अपने बजट से आते हैं जी, है ना, फिर वो हमारे पितरों को तारने के लिए एक लंबी फेरिस्त, एक लिस्ट देते हैं। मैं मानता हूं कि तीर्थ में जाकर दान करना चाहिए जी, लेकिन सरकार को चाहिए कि एक गाइडलाइन उस पर भी तय करे। हर चीज मंदिर में जाके आपकी आस्था ब्रेक हो जाती है। मैं जब किसी मंदिर में गया और वहां पे मैंने पूछा कि भाई साहब यहाँ चढ़ावे में क्या दे सकते हैं, तो मुझे ऐसे लोग चिपट गए कि आप क्या क्या नहीं दे सकते हो। अब बताइए, मैं परमात्मा से मन लगाने गया हूं कि अपनी जेब ढीली करने गया हूं, है ना। तो ये समझना पड़ेगा। और रहा जहां तक यात्रा का सवाल, जो व्यक्ति उत्तराखंड आता है चार धाम की यात्रा में, वो श्रद्धा से भरा होता है। सही बात है। उसे लगता है कि मेरे पूर्वज ये यात्रा नहीं कर पाए और फक्र से गाजे बाजे के साथ, मेरे गांव से कोई जब चार धाम की यात्रा में चलता है तो गाजा बाजा अपने पितरों के यहाँ जाता है, अक्षत छिड़कता है, ननिहाल जाता है वो अक्षत छिड़कता है, वो घर घर जाके लोगों को अपने कुटुंब में, अपने गांव में, अपने सब लोगों से इकट्ठा करके फिर वो यात्रा पे निकलता है। और जब वो यात्रा में यहाँ पहुंचता है और यहाँ इस तरह से हरिद्वार से ही लोग उसको मिल जाते हैं, बिल्कुल, और वो बद्रीनाथ चार धाम की यात्रा करके लौटता है, यार वो पीड़ादायक है। चलिए, इस पर सरकार का नियंत्रण जरूर होना चाहिए। हम कई गैर वैसी जगह पे गए, जैसे मैं अमृतसर गया, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण सुनाता हूँ जी। मैं अमृतसर गया, वहां के गुरुद्वारे में मैं गया, ना किसी ने मुझसे कहा कि यहाँ इतना चढ़ा दो, ना किसी ने मुझसे ये कहा कि आप यहाँ सफाई कर दो, और हमारा मन खुद ही कर रहा। बिल्कुल सही बात है कि मैं वहाँ सफाई भी करूं। ऐसा व्यवहार और ऐसा माहौल बनाना चाहिए। दक्षिण के मंदिरों में चले जाइए, आप दक्षिण के मंदिरों में चले जाइए, आप तिरुपति बालाजी में जाइए, आपको भोजन करवा के बाहर आना है। हमारी कौन सा पुरोहित, हमारा कौन सा तीर्थ ऐसी व्यवस्थाएं कर रहा है? हम क्या संदेश दे रहे हैं? ठीक है आशीष जी, आपको क्या लगता है कि सरकार ने जो व्यवस्थाएं की हैं, आंकड़ा बढ़ रहा है यात्रियों का, जिसमें सरकार का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है सर, एक ऑल वेदर रोड, कि अब आप किसी भी सीजन में आइए और आप दर्शन कीजिए। इसके अलावा हवाई जो सेवाएं हैं उनमें कहीं ना कहीं इजाफा हुआ है, शटल सेवाओं में। इसके बाद डिजिटल रजिस्ट्रेशन शुरू हुए हैं, जबकि आपकी सरकार में ये मैनुअल होता था। और इसके अलावा सोशल मीडिया पर स्पिरिचुअल टूरिज्म को बढ़ाया दिया जा रहा है। तो ये चीजें जो हो रही हैं, क्या ये पर्याप्त नहीं है सरकार की? देखिए, जो आपने बताई इसमें केवल एक यही है कि रजिस्ट्रेशन का कार्य सरकार कर रही है, बाकी सब काम जो श्रद्धालु आते हैं वो अपने अपने तरीके से करते हैं। अभी आपने बताया कि मोबाइल को जमा कराया जाएगा ताकि वो सोशल मीडिया पर रील ना बना सके। देखिए, रील बनाने के जो कल्चर है, जब इसका प्रचार प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं तो जो लोग आएंगे तो वो तो जरूर करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि रील बनानी चाहिए। हवाई सेवा का जिक्र किया मैंने। इसलिए ना कई चीजें कॉन्ट्राडिक्टरी होती हैं। हम लोग बात कुछ और करते हैं और चले कहीं और जाते हैं। आप ये देखिए कि केदारनाथ मंदिर में रील बनाने और इस तरह के कोई भी काम करने पर प्रतिबंध लगा, लेकिन वहां हेलीकॉप्टर से थार उतार दी गई और ये कहा गया कि कुछ विकलांग और बीमार लोगों को लाने के लिए लाई गई है, जबकि उसमें हष्ट पुष्ट लोग जिनकी जेबें बहुत भारी थी उनके लिए व्यवस्था कर दी गई। अभी इन्होंने, हमारे जो सज्जन है, इन्होंने कहा कि मंदिरों में आने के बाद वो माहौल नहीं मिलता हमारे यहाँ जो हमें दक्षिण के मंदिरों में या हमें अमृतसर जाने पर मिला। वो जो प्रेम भाव हमें
पंडे पुजारियों से और वहाँ मंदिर की व्यवस्था में लगे लोगों को जो देना चाहिए अपने तीर्थ यात्रियों को, वो शायद नहीं है। होटल वाले भी कहीं ना कहीं, और हरिद्वार से जो शुरू हो जाते हैं, जो उनकी खाल उतारने का काम शुरू होता है, ये बड़ा गलत काम है। आप श्रद्धालुओं के लिए आए, श्रद्धालु हमारे राज्य के मेहमान हैं और वो अच्छे ढंग से अपनी तीर्थ यात्रा करें और बहुत अच्छा अनुभव लेकर जाएं। ठीक है। इस बीच में बहुत सी चीजें हुई, जैसे क्यूआर कोड लगा दिया गया मंदिर पर, वो मंदिर समिति का नाम उसमें आ रहा था, अकाउंट नंबर भी आ रहा था। कभी पीछे पता लगा कि बुराड़ी में एक और मंदिर बन रहा है। तो ऐसे कई चीजों में जो श्रद्धालुओं के साथ मजाक हुई है, ये नहीं होनी चाहिए थी। अभी बहुत सी जगहों पर मैं जो प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर बात करूंगा, जब तक पार्किंग की जो पार्किंग वाली व्यवस्था का मैंने सुझाव रखा है, जिसमें पीने के पानी से लेकर वहां रुकने और तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं, वो शासन प्रशासन द्वारा वहां दी जा सकती है। दूसरा एक सबसे महत्वपूर्ण काम है, कुछ ऐसे कोने और ऐसे जगह हैं हाईवे पर, इस यात्रा मार्ग पर, जो बड़े कठिन है, यहाँ से गाड़ियों को मोड़ना और वहाँ पे ट्रैफिक जाम की स्थिति है, वहाँ पे विशेष रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण का कार्य करना चाहिए। सतीश जी से जवाब ले लेते हैं आपके सवालों का। सतीश जी, अब देखिए, आपने मोटे तौर पर हाईवे बना दिए हैं, शटल सेवाएं शुरू कर दी हैं, या और जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं उन पे तो आप लगे हुए हैं, लेकिन जो जमीनी स्तर पर देखिए यहाँ सवाल निकलकर सामने आ रहा है, एक यात्री बड़ी श्रद्धा भाव से आ रहा है और आगे ऐसे लोग खड़े हैं कि अच्छा इसकी गाड़ी रुकवा ली जाए, 20 का पराठा 50 में, 10 का होटल 20 में। ऐसे लोग जो हैं, इन पर लगाम लगाने के लिए सरकार कुछ कर रही है? एक समय और पैसा निर्धारित नहीं हो सकता इन चीजों के लिए? देखिए सचिन भाई, जैसा कि अभी आपने देखा ही है, आज जो मीटिंग हुई है चारधाम यात्रा को लेके, तो मैं कहना चाहता हूं कहीं ना कहीं शासन, प्रशासन और सरकार इस ओर भी अपना ध्यान केंद्रित कर रही है, क्योंकि जो यात्रा विगत वर्षों से चली आ रही है, आपने देखा होगा जब से डबल इंजन की सरकार है तब से चारधाम यात्रा में जो सुविधाएं हैं वो भी बढ़ी हुई हैं। चाहे आप ऑल वेदर रोड देख लीजिए, या इसके अलावा जो वहाँ पे रोजगार के साधन हैं, जो होटल्स हैं, जो ढाबे हैं, उनकी भी संख्या बढ़ी हुई है। तो देखिए, अब ये धीरे धीरे सरकार की भी जिम्मेदारी है, सरकार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना। सर, हम ये नहीं कह रहे कि सड़क नहीं है, हमने ये भी नहीं कहा कि ढाबे भी नहीं है, हम ये कह रहे हैं कि जो ढाबे हैं, सड़कों पर जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो पूजा अर्चना की सामग्री हो, खाने की हो, ठहरने की हो, या और तरीके की जो लोगों को कपड़े की जरूरत पड़ती है रास्ते में, खच्चर वाले हैं, तो वो ऐसा ना हो कि यात्रियों का शोषण करें। नहीं सचिन भाई, मैं इसी बात पे आपको आगे आ रहा था। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, जो मीटिंग हुई है, जो आज ये शासन प्रशासन जो बैठे हैं, जो अधिकारीगण बैठे हुए हैं, तो उसमें यही चीजें डिसाइड भी हुई होंगी कहीं ना कहीं, कि जो पिछली यात्रा में कमी है, हम यात्रियों को किस तरह से, तीर्थ यात्रियों को किस तरह से हम सुविधाएं दे सकते हैं, किस तरह से वहाँ पे जो चीजें, खाने की चीजें मुहैया हो रही हैं, पेयजल की जो व्यवस्था है, वहाँ पे जो चिकित्सा सुविधा है, किस तरह से उनमें बढ़ोतरी करी जा सकती, किस तरह से वहाँ पे एक जो मूल्य है सभी वस्तुओं का, जो खाने पीने वाली है उनका, एक जो भी वहाँ पे मिनिमम जो वहाँ पे उनका जो मूल्य है वो निर्धारित किस तरह से करा जा सकता है, ये सारी चीजें। ठीक है दीपक जी, आपको लगता है जो बात सतीश जी कह रहे हैं कि वाकई में इन चीजों पर विचार होगा, जबकि ये पर्दे के पीछे एक भावना से जुड़ी हुई बातें हैं, जो सतीश जी ने बिल्कुल भावनात्मक तौर पर ये बात कही, अधिकारियों की मीटिंग में क्या इन बातों का जिक्र होता होगा? देखिए, चर्चाओं में और बात करने के लिए तो आप कर सकते हैं, लेकिन जब ग्राउंड में ये व्यवस्थाएं उतरने की बात आएगी तब ये आपको नदारत मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगा जी। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लगातार एक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, विगत कुछ वर्षों से। विगत कुछ वर्ष कौन से? जब से भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश में सत्ता में आई है और केंद्र में आई है जी। जबकि ये यात्रा आदिकाल से चली आ रही है, हजारों वर्षों से चली आ रही है जी। अरे दीपक भाई, अरे सतीश जी सुन लीजिए, सुनने का मत रखिए। अरे सतीश जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, देखिए सतीश जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, शासन में थी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, कर रहे हैं आपके बीच में नहीं बोला। राजनीतिकरण कहाँ से होता है सचिन जी? 2013 की जो आपदा आती है और भारतीय जनता पार्टी उसका राजनीतिकरण जब करती है अपना श्रेय लेने के लिए, आज भी इनके जितने प्रवक्ता हैं ये तर्क देते हैं कि कांग्रेस के टाइम में जब आपदा आई थी तो इनके मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे, यानी मेरे दामन में कितने दाग हैं, उससे बढ़िया तुम्हारे दामन में कितने दाग हैं, ये बताना भारतीय जनता पार्टी सही समझती है। सतीश जी, अब जवाब दीजिए आप, अरे जवाब दीजिए। अगर विगत 3 वर्षों से, अरे सुनिए ना, अरे सतीश जी सुनिए, अरे सुनिए, धैर्य रखिए, सुनिए। अगर विगत 3 वर्षों से यात्रा बहुत अच्छी चल रही है तो क्या कारण है कि होटल व्यवसाय सड़क पे आ गया है, परिवहन व्यवसाय सड़क पे आ गया? अगर 3 वर्षों से
लगातार ये यात्रा सक्सेसफुल चल रही है। मैं आप ही की बातों को कोट कर रहा हूँ। आज हमने बाइट सुनी होगी कार्यक्रम शुरू होने से पहले, रिपोर्ट में बोला होटल व्यवसाय कर रहे हैं, हम सड़क पे आ चुके हैं। विगत पिछले वर्ष में यही बात उनका दुख था। तो सर कारण क्या है उसका? दीपक जी क्या कारण है? कारण यह है कि सरकार झूठे आंकड़े ऑल वेदर रोड के कारण ही सिर्फ अपनी वाहवाही लूटना चाहती है, अंदर जो अपना रास्ता श्रेय खुलना लेना चाहिए था चाहती वो 2 दिन है। में खुल चारधाम गया, यात्रा जो का 15 श्रेय दिन लेने में खुलना का चाहिए था वो रूप से 5 दिन में खुल भारतीय जनता गया। पार्टी कृत कर रही है, उसका नतीजा है। अब आप मुझे जवाब दीजिए। आप नहीं, आप सचिन तो जी, मानते ही नहीं सिंपल है मैथ चीजों है, को। सिंपल मैथ है। इनका कहना है कि 51 लाख लोग आए, जी बिल्कुल, एक यात्री पे 5,000 रुपए खर्च होता है, एक यात्री पे 5,000 मिनिमम खर्च होगा जी। आप एक इनके पढ़े लिखे जितने समझदार लोग हैं गुणा करवा दीजिए कि 51 लाख इंटू 5,000 में जो फिगर आती है उतना पैसा कहाँ गया और किसकी जेब में गया। नहीं 7500 करोड़ की तो आमदनी की बात तो कर रहे हैं। देखिए मैं बहुत साधारण की गणित कर रहा हूँ। एक व्यक्ति में 5,000 रुपए खर्च होता है चारधाम यात्रा में, इनको संख्या भी नहीं दिखती। इनसे पूछिए कि अगर जो फिगर आ रही है वो फिगर का पैसा किसकी जेब में गया, और अगर गया तो होटल व्यवसाय क्यों रो रहा है, परिवहन व्यवसाय वाले क्यों रो रहे हैं, क्यों वो कह रहे हैं कि हमें सहायता नहीं मिली। तो कहने का मतलब मेरा क्या है, यदि आंकड़ों की बाजीगरी आप करेंगे जी, और तो आप कह रहे हैं कि जो 51 लाख दिखाए गए वो झूठे हैं। अगर मैं मान भी लूं तो मुझे जवाब दीजिए कि 5,000 भी अगर मैं एक व्यक्ति पे लगाऊं और जो फिगर आती है कैलकुलेशन करके देख लीजिए, बताइए वो पैसा कहाँ गया, वो पैसा किसकी जेब में गया। अगर सरकार की जेब में नहीं गया तो किसी व्यक्ति विशेष के पैसे में गया होगा ना। नहीं, आप किस चीज में 5,000 रुपए जो आप दीपक जी जोड़ रहे हैं, किस हिसाब से आप कह रहे हैं 5,000 का खर्च आ रहा है? कोई भी यात्रा करिए, आप अगर प्रति व्यक्ति खर्च लगाएंगे, अगर मैं 2,500 भी लगा दूं, नहीं सर, वो दर्शन करने के थोड़ी कोई पैसे लग रहे हैं। क्यों राकेश, दर्शन करने के पैसे लग रहे हैं? आपके आंकड़े देखिए, यात्री जब निकलता है वो खर्च करता है। जो सवाल, मैं खर्च में बात ही नहीं कर रहा हूँ। जब आप आंकड़ों की बाजीगरी करेंगे तो उसके बाद जब हम उसमें आकलन करेंगे तो ये आकलन पहला आकलन है ना। राकेश जी बोलिए। ये पहला आकलन है। आप बताइए, अगर आए हैं उमा जी से भी सवाल लेना है, कैलकुलेशन करिए। चलिए पहले उमा जी आप बोलिए, राकेश जी फिर आप बोला। उमा जी बोलिए। देखिए, मेरा सुझाव इसमें सरकार को ये है, जिस तरीके से सऊदी अरब में हज यात्रा होती है, पूरा का पूरा नियंत्रण जो है सरकार के पास होता है। पूरा यात्री कहाँ आएंगे, कहाँ खाएंगे, कहाँ ठहरेंगे, पूरा नियंत्रण सरकार होता है। और सरकार ही पूरे उसको डिस्ट्रीब्यूट करती होगी। वहाँ पे भी प्राइवेट लोगों को दिया जाता होगा कि भाई आपके होटल में इतने लोग रुकेंगे, आपके यहाँ इतने रुकेंगे, और ये मिनिमम एक कमरे का किराया होगा, इससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते। खाने का मिनिमम एक ये आपका 20 रुपये का पराठा है, जो भी मतलब खाने का हिसाब इतना होगा, थाली आपकी इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। इन सब चीज़ों पर सरकार को काम करने की जरूरत है। रही बात पंडा समाज की या हमारे पुरोहित समाज की, तो मैं तो कहती हूँ कि उनमें हमें जागरूकता की कमी है, उसमें जागरूकता आनी चाहिए। वो सरकार नहीं कर सकती, वो सरकार का कार्य नहीं है, लेकिन व्यवस्थाएं बनाना और सही और सस्ती व्यवस्थाएं बनाना सरकार का कार्य है। देखिए सचिन भाई, बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी पिछले साल ही मेगा महाकुंभ आयोजित हुआ इलाहाबाद में जी। आप वहाँ जाके देखिए कि करोड़ों, यहाँ तो 55 लाख में सांसें फूल गई, वहाँ तो 50 करोड़ से ज़्यादा लोग गए, सब भोजन करके गए। वो भी फर्जी आंकड़ा है। अरे सर आपको लगता है फर्जी? आपका लोग कहाँ से चले आएंगे? आपको लगता है सर? थोड़ी पहुंच गए सर, एक दिन में नहीं, महीने। इस तरह के आंकड़ों की बात मत कीजिए, ग्राउंड पे बात कीजिए। 50 करोड़ से ज्यादा लोग वहाँ गए, 5 करोड़ लोग जी पूरे हिंदुस्तान में है भी नहीं जो घर से बाहर निकलते हैं। अरे भाई साहब, 27 करोड़ की जनसंख्या है, आप कैसे क्या हिसाब लगा रहे हैं आप? पहुंच गए, हम तो नहीं गए। आप चलिए, आपका जो आंकड़ा होगा, लेकिन मैं वहाँ ये सारे हवाई आंकड़े पे जब ये काम करेंगे तो ये क्या हवाई आंकड़े नहीं, 200-400 लोगों के लिए पार्किंग की व्यवस्था तो इतने हो नहीं रही है। तो जब अरे सचिन भाई, आशीष भाई सुन लो यार। आशीष जी कि आपको हज के यात्रा जो आंकड़े हैं उसके आंकड़े पसंद है, आपको कुंभ के बहुत दूर से दिक्कत है, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। मेरा सुझाव, अगर आप इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो इससे पता लगता है कि आपकी मानसिकता क्या है। जी जी, आप धर्म के नाम पर झूठ बोलते रहिए, लूट करते रहिए। लेकिन आशीष जी ये बात है कि अगर कोई ये कहेगा कि हज पर इतने यात्री गए हैं तो आप नहीं कहेंगे? नहीं, बोल दीजिए, धर्म के आड़ में झूठ बोलिए, लूट करिए, लीजिए काटिए। एक अच्छी बात, यही नूरा कुश्ती होती है, यही नूरा कुश्ती। अब बताइए, मैं महाकुंभ में गए हुए लोगों की श्रद्धा जो हुई, वहाँ जो व्यवस्थाएं बनाई गई, आप ही रहिए ना चारधाम यात्रा पर। भोजन करके अपने सवाल चारधाम पर पूछा है तो बताइए ना, किससे सही ढंग से जवाब दीजिए। बात कर रहा हूँ
कि वैसी हज ही यात्रा पर चले जा रहे हैं। अरे आशीष भाई, चलिए बोलिए सर आप। यहाँ पर वीआईपी एंट्री आपसे बंद होने आप रही है। बोलिए सर, अपनी बात रखिए सर, फिर समय का वीआईपी एंट्री के नाम पर आशीष जी एक मिनट, आशीष जी, आशीष जी एक मिनट बोलिए सर, एक मिनट सुन सर। लीजिए नहीं, मेरा ये सर कहना है लास्ट कि के 5 वीआईपी मिनट्स एंट्री है के हमारे नाम पास, पर थोड़ा लूट का अच्छे से पैसा डिबेट। किसके अकाउंट में जा रहा सर है ये बता लास्ट दीजिए। के 5 मिनट्स आप थोड़ा हैं, सुन बोलिए। लीजिए आशीष हज भाई, यात्रा की बात कर रहे हैं। मेरे भी कुछ पॉइंट्स होंगे जो बोलिए मैं सर। कहना चाहता हूँ। तो 50 लाख अरे आपके 55 कोई लाख पॉइंट नहीं है, आप सिर्फ भटका रहे हैं बस। 50 लाख 55 लाख लोग जो हैं यहाँ आने वाले, या पिछले साल का ही आंकड़ा ले लिया जाए, तो उनके लिए भी सरकार रहने की भी, खाने की भी व्यवस्था, और सरकार नहीं, सरकार जगह चिन्हित करा दे तो इस समाज में, खासकर हिंदू समाज में, मैं कहता हूँ ऐसे ऐसे धर्म वाहक लोग हैं जी। जो उनके लिए टेंट भी लगा देंगे, उनके लिए रहने की व्यवस्था भी करवा देंगे, और वो तीर्थयात्री सुगमता से अपनी यात्रा करके चले जाएंगे। लेकिन उसके लिए सरकार को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, आज भी उत्तराखंड में ऐसा कोई मंदिर नहीं है जो तीर्थयात्रियों को संभाल पाए, ठीक है, उनको एक कप चाय पिला पाए। वो भगवान के दरवाजे पे गए हैं, प्रसाद के नाम पे 3 रेवड़ी रख देते हैं। ठीक है, आप समझिए, जबकि आप साउथ के किसी भी मंदिर में जाइए, आप भोजन करके ही बाहर आएंगे, उनका प्रसाद वही है। तो ठीक है। आप यहाँ के लोगों के साथ श्रद्धा अगर करना चाहते हैं तो खोलिए ना इस सेक्टर को, ठीक है सतीश जी, बनाइए व्यवस्था। अभी आपने एक बहुत अहम बात भी कही, और विवादित भी हो सकती है कुछ चीजें, जब आप बीजेपी के लोग बोलते हैं कि कांग्रेस वालों को हज की ज्यादा चिंता है। तो ये बात बताइए, अभी हमने 2-3 साल पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक बयान सुना था जिसमें गैर हिंदुओं के वेरिफिकेशन की बात कही गई थी 4 धाम पे। तो उस पर कांग्रेस कह रही है कि देखिए इसमें भी धर्म ढूंढ रहे हैं ये लोग। तो क्या वो बात आज भी लागू होती है कि 4 धाम यात्रा में गैर हिंदुओं का प्रवेश बंद रहेगा? देखिए सचिन भाई, हमें गैर हिंदुओं से कोई नफरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो हमारे सनातन के मुख्यमंत्री जो जी ने प्रतीक बयान हैं, दिया था उस पर बताइए जो ना। हमारे हिंदू धर्म के जो आस्था के केंद्र हैं, अगर वो वहां पे आके माथा झुकाते हैं, वो टीका लगाते हैं, वहां का प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो हमें किसी से कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर आप वहां आके मुख्यमंत्री जी को सिर्फ कौन और बताएगा ये सिर्फ बात? नफरत फैलाने की कोशिश करेंगे, अगर आप वहां पे हिंदू और मुस्लिम करेंगे, तो ये चीजें तो बर्दाश्त नहीं करी जाएंगी। तो वहाँ पे बहुत से ऐसे लोग होंगे ना, सतीश जी, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो वहाँ व्यापार कर रहे हैं। चले जाइए, 9 साल से आप वहाँ सरकार उसका चला मजाक रहे उड़ा हैं। के चले मुझे जाइए, एक उदाहरण ये तो चीजें दीजिए नहीं कि किसने चलेंगी ना किया है। सचिन भाई। तो वहाँ पे अगर किसने कोई भी किया है गैर पहले हिंदू बताइए, अगर आपके आएगा, अलावा तो कर कौन रहा स्वागत है? स्वागत ये सरकार लेकिन में वो बैठे हिंदू निकम्मों धर्म, के अलावा सनातन ये धर्म को हिंदू मानने मुस्लिम वाला का तो सवाल हो, खड़ा कौन उसको कौन रहा है? समझने वाला तो हो, उसका सम्मान करने नहीं वाला तो किसी हो। के पास नहीं, फुर्सत एक नहीं है मिनट इस आशीष तरह जी, काम करने आशीष जी की। एक मिनट सर, सतीश जी ये बताइए किस शर्त पर आप गैर हिंदुओं को वहां एंट्री देंगे, क्या शर्त है वो? देखिए सचिन भाई, मैंने क्या कहा आपसे, मैंने आपसे यही कहा कि गैर हिंदू जो भी आएगा वहाँ पे, वो वहाँ पे सनातन या हिंदू धर्म का मजाक बनाने वाला ना आए। सर अब से वहाँ पहले पे कोई उसकी- ऐसा उदाहरण आया है जो जिसने किसी मुस्लिम ने या किसी अदर रिलीजन के व्यक्ति ने सनातन का मजाक बनाया हो? एक मिनट मैं- सतीश मैं भाई, आपसे- एक भाई, मैं एक आपसे- मिनट सतीश भाई, एक मैं मिनट। आपसे क्या कह रहा हूँ सतीश भाई, सचिन एक भाई, मिनट। आपने अभी हर की पैड़ी में आपने देखा था ना, जो वहाँ पे जो शेख बन के आए और वहाँ पे घूम घूम के अपनी फोटो खिंचवा रहे थे, सब चीज करवा रहे थे, आपने वो देखा नहीं सर क्या? मैंने तो गोल्डन मैं- टेम्पल में भी देखा है, एक मुस्लिम किस तरीके से वहाँ जो लेक है उस पर वजू कर रहा है, एक मुस्लिम को मैंने देखा, उससे बहुत विवाद हो रहा है। एक मिनट तो समय मैं दीजिए। आपसे क्या कह रहा हूँ सचिन भाई, यही तो कह रहा हूँ ना, मैं आपसे यही कह रहा हूँ, जो हमारी आस्था के केंद्र हैं, हमारी धर्म, हिंदू धर्म, सनातन धर्म की आस्था के केंद्र है, वहाँ तो इस तरह की चीजें नहीं करी जा सकती है ना। तो ये अगर सरकार ने गाइडलाइन अगर बनाने की कर कोशिश कौन करी रहा है पहले और ये बताइए, पहले 9 से साल से चला आ कौन रहा कर रहा है? चलिए सचिन ठीक है भाई, सर, ये आप पहले से चला आ रहा बोलिए। है। ठीक है सतीश जी, मैं आऊंगा सर आपके नहीं, पास। जैसे आपका प्रश्न था सचिन भाई कि गैर हिंदू यहाँ नहीं जा सकते, तो क्या मक्का में गैर मुस्लिम जा सकता है? नहीं जा सकता, वहां जाके वजू कर सकता है, नहीं कर सकता। वहां जाके प्रार्थना कर सकता है। है ना? नहीं, जा नहीं, कौन रहा है कांग्रेस पहले वाले तो इस बताइए। पर ये कह रहे हैं है कि ना? भाई इस पर तो बीजेपी अगर हिंदू मक्का मुस्लिम में- क्यों कर रही है धर्म के देखिए, नाम ये पर? धर्म नहीं सबकी नहीं, स्वायत्तता का मोदी जी विषय गए है, अभी, मोदी जी स्वायत्तता का विषय है। बहरीन गए, सब और जगह मैं गए। नहीं जानता तो कि मोदी जी केदारनाथ जाना या होगा बद्रीनाथ मक्का में कोई मक्का मुस्लिम मदीना जाएगा। थोड़ी गए हैं मोदी जी। नहीं नहीं, मोदी जी तमाम देशों में घूम रहे हैं जहाँ से तेल और पेट्रोल या अरे सर वो तो क्रूड ऑयल राष्ट्रीय स्तर निकलता की है, तो मोदी जी कूटनीतिक को चीजें किसने हैं, वो रोका? डिप्लोमेसी मक्का है, नहीं, मक्का वो नहीं गए हैं, international वो relations मक्का हैं। मदीना नहीं गए हैं अरे मोदी जी। मक्का मदीना मोदी जी थोड़ी गए हैं वहाँ वहाँ घूम तो पर। रहे हैं ना, किसी ने रोका है क्या उनको आज ठीक है तक? दीपक जी, सनातन धर्म मोदी जी तो अभी एक चर्च में सनातन चले गए धर्म थे, किसी पूरे ने विश्व मना को किया एक उनको परिवार जाने से? मानता है ना। जी, और वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम बोलता है ना। जी। और जिस विशेष धर्म की बात आप कर रहे हैं, क्या वो बोलते हैं इस बात को? फर्क है ना, तो उनको करने दीजिए। हमने तो आदि काल से अपने दरवाजे खोले हुए हैं दुनिया के लिए।
दुनिया के सारे धर्मों के लिए। सचिन भाई मैंने आपसे क्या कहा? हमने तो सबके लिए खोले हुए हैं। हम हमारी ये विचारधारा रही नहीं है तो हम कैसे उसका उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं? तो दीपक जी आप कह रहे हैं कि किसी भी मुस्लिम्स स्वरूप में को नहीं हो सकता। आइए हमारे वहाँ धर्म पर ऐसे वीडियोस रील्स बनाइए। नहीं सचिन जी दो चीज याद रखिए। सर्वप्रथम नहीं, थाल अपराधी की उतारिए, कोई जाति नहीं होती, केदारनाथ अपराधी में का और कोई धर्म नहीं सोना होता। चुरा कर ले जाइए। अपराध यदि कोई कौन मना किसी कर रूप रहा में है? करता है, किसी स्वरूप में करता है और विशेष रूप से अगर धार्मिक रूप से यदि चलिए। कोई करता है तो उसका कोई जाति धर्म नहीं थी। यदि राजनीतिक रूप से आप उसकी ठीक है जाति और दीपक जी धर्म सर ढूंढेंगे मेरे ना, पास आज तो समय ऐसी का अभाव व्यवस्था- है। ऐसी ही राकेश जी मेरे अव्यवस्था पास उत्पन्न समय का अभाव है। दीपक जी मेरे पास सर आज सर समय का अभाव है, सॉरी राकेश जी। तो सतीश जी, आशीष जी, दीपक जी, राकेश मिश्रा जी, उमा जी, आपने तमाम विषयों पर अपनी बात रखी। तो चार धाम यात्रा 2026 की तैयारियां शुरू हैं, कितनी फलीभूत होंगी ये देखना हो। आज के लिए बस इतना ही।